हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मूलभूत सिद्धांत के बारे में। अगर आप भी समझना चाहते हैं इस चैप्टर को तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बता दें कि इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, इसलिए आप इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ें। ये सब्जेक्ट काफ़ी हार्ड है, लेकिन आप सब पढ़ेंगे तो सब इजी रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजी है। अगर आप रटेंगे तो ये बहुत हार्ड है। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, अच्छा लगेगा। और अगर आप भी समझना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। हम आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए बिना समय ख़राब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स मूलभूत सिद्धांत। अब ये इस चैप्टर का नाम है थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग होता क्या है हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है। हम किसी निकाय विशेष पर ऊष्मा स्थानांतरण के कारण होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। इस थर्मल इंजीनियरिंग में हम जो थर्मल इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी निकाय विशेष पर ऊष्मा स्थानांतरण के कारण होने वाले भौतिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें कि निकाय क्या होता है। निकाय एक सिस्टम होता है। जैसे हम आपको डिफाइन करते हैं निकाय, यह है निकाय सिस्टम। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इनकी अवस्था को दाब, ताप और आयतन के पदों में लिख सकें, वही निकाय है, वही सिस्टम है। मतलब जैसे हम किसी वस्तु को देखेंगे, हम उसे एनालिसिस करेंगे किसके रूप में, उसके द्रव्यमान, ताप, आयतन, इसके बारे में अगर हम इस रूप में उसे एनालिसिस करेंगे तो वही सिस्टम है। अगर जैसे हम किसी वस्तु को देखेंगे किसके रूप में, द्रव्यमान, आयतन, ताप के रूप में देखेंगे तो वो निकाय है, वो सिस्टम है। और हम जो देखेंगे हम परिवेश हैं। तो ये आपका निकाय है। तो निकाय सीमाओं से घिरा रहता है और सीमा से बाहर के क्षेत्र को हम वातावरण कहते हैं। जो निकाय है वो सीमाओं से घिरा रहता है और सीमा से बाहर के क्षेत्र को हम वातावरण कहते हैं। अब आता है परिवेश, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होता है, जो निकाय की आसपास की चीज़ें हैं वो सब उस निकाय के लिए परिवेश हैं। जैसे हम निकाय हैं, उस हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब हमारे लिए परिवेश हैं, सराउंडिंग्स हैं। अब ये निकाय है, निकाय को 3 भागों में बांटा गया है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट आता है खुला निकाय, ओपन सिस्टम। वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, खुला निकाय कहलाता है। जो मतलब निकाय होता है उसमें ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो सके, मतलब ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, वह ओपन निकाय कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। अब बंद निकाय वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा से केवल ऊर्जा का स्थानांतरण हो, तो वो बंद निकाय कहलाता है। खुला निकाय में क्या था, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो रहा था, और बंद निकाय में सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। तो ये बंद निकाय है और वो खुला निकाय है। अब आता है विलगित निकाय। विलगित निकाय क्या होता है, वह ऊष्मागतिकी निकाय जिसमें निकाय की परिसीमा में ना तो ऊष्मा का स्थानांतरण हो और ना ही द्रव्यमान का स्थानांतरण हो, विलगित निकाय कहलाता है। आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मतलब ओपन सिस्टम में आपका ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का स्थानांतरण हो रहा था, क्लोज सिस्टम में सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा था, और आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और ना ही द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन सिंपल है, याद हो जाएंगी। अब आता है आपका साम्यता तथा ऊष्मागतिकी के नियम। ऊष्मागतिकी के नियम बहुत ही
मतलब पूछे जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है साम्यता। साम्यता क्या होता है? साम्यता किन्हीं दो अवस्थाओं के बीच समानता को प्रदर्शित करता है। जो साम्यता होता है, कोई दो अवस्था है उनकी समानता, उसमें जो समानता है उसको प्रदर्शित करता है। अब ये साम्यता कितने प्रकार की होती है? साम्यता भी 4 प्रकार की होती है। तापीय साम्यता, यांत्रिक साम्यता, रासायनिक साम्यता और ऊष्मागतिकी साम्यता। इन चारों के बारे में हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि तापीय साम्यता क्या होता है, यांत्रिक साम्यता क्या होता है, रासायनिक साम्यता क्या होता है और ऊष्मागतिकी साम्यता क्या होता है। तो फर्स्ट आता है आपका तापीय साम्यता। किसी निकाय को तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान समान हो, अर्थात निकाय में कोई तापांतर नहीं हो, तापीय साम्यता कहलाएगा। जैसे कोई तापीय साम्यता मतलब कोई निकाय है, तो उसको तापीय साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच का तापमान समान हो, मतलब उसका जो तापमान हो वो समान हो, मतलब कोई उसका तापांतर नहीं हो, मतलब ताप में कोई अंतर ना हो, ताप बिल्कुल उसका समांतर हो, तो वो तापीय साम्यता में कहलाएगा। अब आता है यांत्रिक साम्यता। यांत्रिक साम्यता किसी निकाय को यांत्रिक साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय की प्रत्येक भाग के बीच बल साम्य अवस्था में हो, अर्थात कोई असंतुलित बल कार्यरत न हो। मतलब जब कोई निकाय उसकी यांत्रिक साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के प्रत्येक भाग के बीच मतलब जो बल हैं उनके बीच में वो संतुलन में हो, असंतुलन में ना हो, तो वो यांत्रिक साम्यता कहलाता है। तापीय साम्यता में था आपका तापमान समान हो, और इसमें आपका है कि जो बल हैं वो संतुलन में हो, असंतुलन में ना हो, तो वो यांत्रिक साम्यता कहलाएगा। अब आता है आपका रासायनिक साम्यता। तो रासायनिक साम्यता किसी निकाय को रासायनिक साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब निकाय के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो। कोई निकाय है उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो, तो वो रासायनिक साम्यता कहलाता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी आता है ऊष्मागतिकी निकाय। ऊष्मागतिकी साम्यता क्या होता है? किसी निकाय को ऊष्मागतिकी साम्य की अवस्था में तब कहा जाएगा जब यांत्रिक तथा रासायनिक साम्यता हो, मतलब जब रासायनिक और यांत्रिक साम्यता होंगी, ऊष्मागतिकी निकाय तब कहलाएगा। मतलब उसमें निकाय में ना ही कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और ना ही बल असंतुलन में हो रहे हो। ऊष्मागतिकी तब कहलाएगा जब या तो निकाय में रासायनिक अभिक्रिया ना हो रही हो और बल संतुलन में हो, तब वो ऊष्मागतिकी निकाय कहलाएगा। तो ये है आपके निकाय की टाइप्स। अब आता है आपका ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी क्या होता है? ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें भौतिक तथा रासायनिक परिक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। मतलब किसी विज्ञान की शाखा में भौतिक तथा रासायनिक परिक्रमों में होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऊर्जा का परिवर्तन होता रहता है, इसका अध्ययन किया जाता है किसमें? थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो ये रहा आपका ऊष्मागतिकी की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के नियम, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। एक होता है शून्यता नियम, जीरोथ लॉ, जिसे बोलते हैं जीरोथ लॉ। इसमें फर्स्ट है आपका ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापीय साम्यता में हो तो वे आपस में भी तापीय साम्यता में होंगे। जैसे ये ए और बी है, ए अपना अलग तापीय साम्यता में है और बी अपना अलग तापीय साम्यता में है, और सी अपना अलग में है, मतलब सी नहीं है। तो ए और बी तो अलग अलग हैं, तो ए और सी भी तापीय साम्यता में होंगे और बी और सी भी तापीय साम्यता में होंगे। ये जो ए और बी के बीच में लेयर है उसे रुद्धोष्म दीवार कहते हैं, और ये जो ए बी और सी के बीच में लेयर है उसे सुचालक दीवार कहते हैं। तो इसमें आपका ऊष्मागतिकी का शून्यता नियम ये कहलाता है कि यदि दो निकाय अलग अलग तापीय साम्यता में हों तो तीसरे निकाय के साथ भी वो तापीय साम्यता में होंगे। ये आपका शून्यता का नियम कहलाता है। अब आता है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम।
तो प्रथम नियम में क्या होता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसमें ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये आपने 11th-12th में भी पढ़ी होंगी थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, ये इसमें भी हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, यांत्रिक को रासायनिक में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब हम एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं, उसे नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उसे उत्पन्न किया जा सकता। तो ये आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है Q = डेल्टा U + W, जिसमें आपका Q है ऊष्मा, डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा और W आपका ऊर्जा होती है। अब आता है आपका ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इसमें दो कथन है, एक इसमें कथन दिया था केल्विन प्लांक ने दिया था और एक क्लासियस ने कथन दिया था। तो सबसे पहले केल्विन प्लांक का कथन के अनुसार, तो साइक्लिंग प्रोसेस में ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो ऊष्मा को पूरा कार्य में बदल दे। मतलब किसी ऊष्मा को पूरा कार्य में नहीं बदला जा सकता, उसको मतलब हम कोई करेंगे तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ऊष्मा रह ही जाएगी, तो उसे ऊष्मा को पूरा कार्य में कभी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे इंजन में जब ऊष्मा जाती है तो उसमें पूरा कार्य में परिवर्तित नहीं होती, कुछ ना कुछ वेस्टेज के रूप में ऊष्मा चली जाती है, तो वो कार्य के रूप में पूरी ऊर्जा नहीं होती। तो ये आपका केल्विन प्लांक का कथन है। फिर है आपका क्लासियस के कथन के अनुसार। क्लासियस ने क्या बोला था, क्लासियस ने बोला था ऊष्मा सदैव गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से बह सकती है। ऊष्मा जो होती है वो गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से बह सकती है, परंतु ऊष्मा किसी ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर बिना किसी बाहरी सहायता से नहीं बह सकती। क्लासियस ने ये बोला था कि गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की ओर किसी मतलब बाहरी जो सहायता है उससे बह सकती है, लेकिन ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की ओर नहीं बह सकती। ये आपका क्लासियस का कथन था, क्लासियस ने ये बोला था। फिर आता है आपका ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। इसे लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं, एंट्रोपी का नियम भी कहते हैं। किसको? थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ को। तो इसमें क्या होता है, परम शून्य ताप 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है, तो परम शून्य ताप 0 केल्विन पर किसी शुद्ध दोष रहित क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। ऊष्मागतिकी तृतीय नियम ने ये कहा था कि परम शून्य ताप मतलब 0 केल्विन पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय तत्व अथवा यौगिक की एंट्रोपी सदैव शून्य होती है। आपका थर्ड लॉ था थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। इसमें अभी ये और चैप्टर है, इसका सेकंड पार्ट हम अभी देखेंगे कुछ टाइम बाद। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, थर्मल इंजीनियरिंग क्या होता है, थर्मल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन, सिस्टम निकाय क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, साम्यता क्या होता है, साम्यता के प्रकार क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, कितने लॉ थे, 4। ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगली वीडियो में डालेंगे। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आता जाएगा और आप इसे देख लेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।